नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से आपको शाहपुर के बेलौटी गांव में, जहां भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था या उनकी हत्या हुई थी, इन दोनों बातों पर चर्चा ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सबसे अहम जो बात थी वो थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विलम्ब हो रहा था। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और उसके आने के साथ साथ कई राज खुले हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात हुई है उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिसने इस पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बेलौटी गांव में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुका है और इस मामले में जब रिपोर्ट आ गई है तो कई दावों और घटनाक्रम में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हैं, लगभग आधा दर्जन ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं मामले को एक अलग दिशा दे रहे हैं। इनमें से जो चर्चाएं हो रही थी कि 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां लगी हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में पुलिस और शुरुआती डॉक्टर के बयानों में भरत तिवारी को 3 गोलियां लगने की बात कही गई थी। लेकिन रिपोर्ट जब आ गई है तो रिपोर्ट में 5 गोलियों के घाव के निशान मिले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 4 गोलियां आर पार हुई है। कुल 5 गोलियों में से 4 गोलियां शरीर को भेदते हुए बाहर निकल गई हैं, जबकि एक गोली शरीर के भीतर ही फंसी रह गई है, जिसे पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया है। आपको बता दें कि इसमें जो बातें सामने आ रही थी वो स्पष्ट कर रही थी कि कहीं ना कहीं उनके परिजन और वहाँ जो लोग थे स्पॉट पर, जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों का ये कहना था और मानना भी था कि जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि पुलिस ने ज्यादती की है और पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गोली मारा है, जो कहीं से भी इनकाउंटर नहीं बल्कि ये हत्या है। और जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आए हैं तो उसने इन बातों को कहीं ना कहीं प्रमाणित भी किया है। यही कारण है कि जब पहले ही से ही सरकार और पुलिस को ये संशय हो गया था, संदेह था कि उनसे गलती हो चुकी है, एक बड़ी चूक हो चुकी है। यही कारण है कि जब परिजनों ने हत्या का मुकदमा दायर किया तो इसमें कोई विलंब नहीं हुआ और हत्या का मुकदमा एक्सेप्ट कर लिया गया। पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में के सामने की तरफ से लगी है, तो दूसरी गोली बाएं जांघ के मध्य भाग में अंदर की ओर लगी है। तीसरी गोली दाहिने जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर की तरफ लगी है, तो चौथी गोली दाहिने जांघ के बाहर से अंदर की ओर घुसी है। पांचवी गोली सबसे विवादित है, बाएं पैर के मध्य भाग में पिछले की तरफ से लगी पाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि घेर करके मारने की जो बात की जा रही है उसमें जब सरेंडर कर दिया भरत तिवारी ने, उसके बाद ये सारी गोलियां मारी गई हैं। 5 गोलियां मुख्य रूप से भरत तिवारी के दोनों पैरों और जांघों के हिस्सों में ही लगी थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो गया और इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। अब इन सारी बातों को लेकर के जो फॉरेंसिक विशेषज्ञों, कानूनविदों और इस मामले की जांच कर रही न्यायिक समिति, जिसकी कमान पटना के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के हाथ में है, उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई मामले सामने आते हैं। जो सबसे बड़ा विवादित बिंदु है उसमें पीछे से गोली लगना है। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षार्थ यानी सेल्फ डिफेंस में ये गोलियां आमने सामने की फायरिंग में हुई थी। लेकिन विशेषज्ञ जो बताते हैं, 5वीं गोली पैर के पीछे से लगना यह दर्शाता है कि या तो पीड़ित भाग रहा था या फिर उसे घेर कर अलग अलग दिशाओं से गोलियां मारी गई है। यह आत्मरक्षार्थ की थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो परिजन बता रहे हैं, उन बातों की धीरे धीरे करके पुष्टि होती जा रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों की गर्दन इसमें फंस रही है। गोलियों की संख्या में अंतर होना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रशासन और पुलिस ने शुरुआती दौर में कहा था कि केवल 3 गोलियां मारी गई है या 3 गोलियां लगने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये राय व्यक्त की गई है कि 3 की बजाय 5 गोलियां लगी हैं और शरीर से 5 गोलियां बरामद भी हुई है। सूचना या क्राइम सीन थ्योरी
साफ साफ बताती है कि इसमें विसंगति है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो अक्सर जांच में तथ्यों को छिपाने की श्रेणी में आ रहा है और ये संदिग्ध मामला है जिसमें मामला तो बनता है और जो केस हत्या का हुआ है उस केस को भी और बल मिलता है। फॉरेंसिक की पोजीशन भी इस बात को लेकर के स्पष्ट हो रही है कि आमने सामने की मुठभेड़ की स्थिति जब पुलिस बता रही थी वो नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दाहिनी जांघ में बाहर से अंदर की तरफ बाएं पैर में पीछे से गोली का जाना यह संकेत देता है कि शूटर और पीड़ित की पोजीशन लगातार बदल रही थी या कई हमलावरों ने अलग अलग एंगल से गोलियां बरसाई हैं। आपको बता दें कि न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट है वो तो आएगी ही और जांच जारी भी है। बिहार सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए विपक्ष के दबाव में कहिए या जिस तरह से भी कहिए या फिर मुख्यमंत्री की सूझबूझ कहिए, मुख्यमंत्री का अवेयरनेस कहिए, उन्होंने न्यायिक जांच जुडिशियल प्रॉब की जो आदेश हैं वो तो तत्काल जारी कर दिया था। जांच के दौरान बेलौटी गांव जाकर घटनास्थल का मुआयना भी किया गया है इस कमेटी के द्वारा और लोगों से बातचीत भी की गई है। इस मामले में संलिप्त कुछ पुलिसकर्मियों को प्राथमिक जांच के आधार पर निलंबित भी किया गया था और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि भरत तिवारी के परिवार और भाई का मानना है कि यह एक फेक इनकाउंटर है। उनका कहना है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे करीब से गोलियां मारी गई हैं, इसलिए वे अब पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने ज़बरदस्त तूल पकड़ा है और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर कई जगहों पर इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संदिग्ध बताते हुए यहाँ तक कि विपक्ष ने तो इस्तीफा भी सरकार से मांग लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और रोज़ बयान बदल रहे थे उसे और ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है और पुलिस की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अब संदेह के घेरे में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये हालांकि स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि परिजनों का ये मानना है कि जब ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं तो अब तक गिरफ्तारी उन दोषियों की, पुलिस वालों की क्यों नहीं हो रही है। किसी आम व्यक्ति से अगर किसी तरह का अपराध होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस वालों को क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर के वर्तमान एसपी और डीआईजी लोगों के संदेह के घेरे में है और ये कहा जा रहा है कि दोषियों को बचाया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि वहाँ एसडीएम क्या कर रहे थे। घटनास्थल पर एसडीएम का होना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पूरी प्लानिंग बनाई गई थी और जिस तरीके से अब तक मामला उलझता नज़र आ रहा है वो साफ साफ बता रहा है कि ये शांत होने वाली बात नहीं है। भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म के बाद उनके परिजनों का कहना यह है कि वो और ज़्यादा आंदोलन को तेज करेंगे और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है देश और दुनिया भर से वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये मामला आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। सरकार और पुलिस की गर्दन इसमें बड़ी बुरी तरह से फंस गई है और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इसमें यह मामला किस दिशा में जाता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने ज़बरदस्त तूल पकड़ा है और लोगों का एक डेग भी पीछे हटने का इरादा नहीं है। ऐसे में जो रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम का वो पूरी कहानी को बयां करता है। आप क्या सोचते हैं और अगर या इस पूरे मामले पर आपकी नज़र है तो आप बताइए कि क्या आपको लगता है ये पूरी तरह से साजिशन हुआ है या फिर जो कहा जा रहा था कि अपराध को समाप्त करना है। हालांकि जो परिस्थितियां स्पष्ट हो रही हैं उससे भरत तिवारी अपराधी नहीं बल्कि एक समाज सेवी था और उसने आम लोगों के लिए काम किया था। ज़मीन पर जो ग्राउंड जीरो पे लोग हैं वो साफ साफ इस बात में स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि हमने भी आपको ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट्स दिखलाए हैं, कई लोगों के बयान दिखाए हैं। वो साफ स्पष्ट कर रहा है कि एक मसीहा की तरह भरत तिवारी को लोग देख रहे थे। अब तो जाति पाति और धर्म से भी ऊपर उठ करके यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ताजिया में भी भरत तिवारी को जिस तरह से दिखाया गया है
भगत सिंह की तरह वो साफ साफ स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस मामले ने जाति, धर्म, भेद, वर्ण सबको पीछे छोड़ दिया है और इस मामले में सभी न्याय चाहते हैं। पुलिस बुरी तरह से फंसी हुई है। कब पुलिस वालों की गिरफ्तारी होती है ये भी देखना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।